जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं तो कैसे जज करते हैं कि आपकी जो एनालिसिस है एक्यूरेट वे में जा रही है कि नहीं। वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे आप अपनी एनालिसिस को जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये एनालिसिस हमने अगर फेल किए तो ठीक किए, अगर पास किए तो ठीक किए। दोनों केसेस में आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को कि आपकी एनालिसिस ठीक हुई है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम एचपीएलसी एनालिसिस की टर्म में सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स कहते हैं। ये वो पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे जो अगर एक्यूरेट आए, जो अपनी लिमिट्स में आए, जो अपने रिक्वायर्ड कंडीशन पे आए, तो आपकी एनालिसिस एक्यूरेट में जाती है। अगर आपके सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स ठीक नहीं है और अगर आपने किसी प्रोडक्ट को, किसी रॉ मटेरियल को टेस्ट करके पास किया एचपीएलसी पे, तो वो क्वेश्चनर है। वो चीज़ एक सवाल है कि ठीक हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर ठीक नहीं है, आल दो कि आपने उसको पास कर दिया, लेकिन वो पास कंसिडर नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स ठीक है, ठीक है, सब चीज़ें लिमिट में आई है, लेकिन अगर आपने किसी प्रोडक्ट को फेल कर दिया है, वो फेल हो रही है, तो वो फेल कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आपका सिस्टम एक्यूरेटली वर्किंग कर रहा था। इसका मतलब प्रॉब्लम किसी और एंड से था। लेकिन देखना ये कि ये सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस लेवल पे कंसिडर किए जाते हैं एचपीएलसी एनालिसिस में। ठीक है, तो जब भी सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर की बात करते हैं तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि आपका आरएसडी सबसे इम्पोर्टेंट, आपका टेलिंग फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिस्टम के थ्योरेटिकल प्लेट्स ये कंसिडर होती हैं, आपका जो अगर नंबर ऑफ पीक्स ज़्यादा है तो उनके दरमियान रेजोल्यूशन फैक्टर वो कैलकुलेट होता है। इसके अलावा के प्राइम फैक्टर होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशो होता है। ये बहुत सारे 7 से 8 पैरामीटर्स है जो सिस्टम सुटेबिलिटी में आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपकी जो सिस्टम सुटेबिलिटी की जो रिपोर्ट आती है उस पर कुछ सिलेक्टेड पैरामीटर्स लेते हैं, जिसकी बेस पे आप गो हेड देते हैं कि सिस्टम आगे जा रहा है या नहीं। वो है सबसे पहला आरएसडी, नंबर 2 आपके जो कंपाउंड है उसका टेलिंग फैक्टर, ठीक है, नंबर 3 आपके कंपाउंड्स के दरमियान रेजोल्यूशन फैक्टर, रेजोल्यूशन कैसा है, और नंबर 4 वो है आपका एचपीएलसी के जो कॉलम है उसके थियोरेटिकल प्लेट्स। इन 4 पैरामीटर्स ये वो है जो आपके सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट पे आते हैं। इसकी बेस पे आप फाइनल करते हैं कि आपका सिस्टम ओके है या नहीं। आप नंबर 1 मैं इनको थोड़ा तरतीब से डिस्कस कर लूँ कि बेसिकली होता क्या है। आरएसडी जो है ना बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सिस्टम सुटेबिलिटी का, जो जस्टिफाई करता है कि आपका सिस्टम ओके है या नहीं। आरएसडी आपको पता है एक स्टैंडर्ड है कि जो भी एनालिसिस करते हैं, जो आप स्टैंडर्ड रन करते हैं, आरएसडी स्टैंडर्ड्स की निकाली जाती है और सैंपल की भी निकाली जाती है। लेकिन आरएसडी सैंपल स्टैंडर्ड की बेस पे आप सिस्टम को गो हेड देते हैं। आपको पता है कि प्रैक्टिस क्या होती है कि आप एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, यानी 5 स्टैंडर्ड का जो एरिया आता है रेप्लिकेट्स का, उनमें दरमियान डेविएशन नोट करते हैं। ठीक है, यानी एक एरिया से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें या पहले से पांचवें के दरमियान कितना डेविएशन है, तो इसको हम उसके दरमियान आरएसडी कैलकुलेट करते हैं। और ये डेविएशन जो है नॉट मोर देन 2% होना चाहिए। अगर ये डेविएशन 2% के नीचे है, 2% तक है, लिमिट में है, तो इट मीन्स कि आपके सिस्टम की आरएसडी ठीक है। आरएसडी आप मैनुअल भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करने का तरीका होता है, यूनिट फार्माकोपी में इसका तरीका दिया हुआ है। बहुत सी इंडस्ट्रीज में मैनुअल निकालते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, याद रखिएगा। आरएसडी वही सेपरेट है इंडस्ट्रियल कल्चर के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दे। और बहुत सी इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर की ही निकाली जाती है, लेकिन कहीं पर अगर आपका सॉफ्टवेयर आरएसडी आपको जनरेट करके नहीं दे रहा, इट मीन्स कि वो रिपोर्ट एक्सेप्टेड नहीं होगी बेस्ट प्रैक्टिसेस की वे में। तो आरएसडी मैन्युअली कैलकुलेट नहीं की जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आरएसडी आपका सिस्टम कैलकुलेट करके दे। ये साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिस आप याद रखिएगा। अब इसके आउट होने के पीछे क्या पैरामीटर्स है उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं किसी और वीडियो को बताऊंगा कि आरएसडी आपकी फेल क्यों होती है। इसके पीछे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, दूसरा फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं टेलिंग फैक्टर। टेलिंग फैक्टर की भी जनरल क्राइटेरिया ये होता है कि वो 2 से कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, टेलिंग फैक्टर बेसिकली है क्या, जो आपकी पीक होती है उसको आपको पता है बिल्कुल शार्प होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पीक यूं जा रही है बिल्कुल शार्प पिरामिड की तरह और बिल्कुल नीचे आके दोनों एंड से बिल्कुल एक जैसी आती है, तो ये
इस मीन्स कि आपकी पीक एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपकी पीक शार्प है और एक एंड वाले एंड से चौड़ी हो जाती है, ठीक है, तो ये कहलाती है टेलिंग। ठीक है, इसमें फ्रंटिंग भी होती है लेकिन आपकी रिपोर्ट के ऊपर टेलिंग निकाली जाती है। ठीक है, यानी आपकी पीक यूं गई स्टार्ट और एंड वाले एरिया से चौड़ी हो गई, तो ये आपका कर्व जो होता है ना, ये टेलिंग कहलाता है। इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम टेलिंग फैक्टर कहते हैं। ये आपका नॉर्मली जनरल प्रैक्टिस क्या है कि 2 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, टेलिंग फैक्टर कंपाउंड वाइज वेरी करता है। जितने भी कंपाउंड्स आप लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं उनका टेलिंग फैक्टर कंपाउंड के लिहाज से डिफरेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि ये रूल नहीं है कि टेलिंग फैक्टर 2 से कम आना चाहिए। कुछ कंपाउंड्स, ये एक जनरल बात है, कुछ कंपाउंड का टेलिंग फैक्टर 1 से भी कम होता है, किसी का 1.5 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 2 से ऊपर भी आ जाता है, वो डिफाइन है। मैं अक्सर एक जगह जिक्र करता हूँ कि डॉक्सीसाइक्लिन कंपाउंड जो उसका टेलिंग फैक्टर, उसकी पीक बड़ी ब्रॉड आती है, तो उसमें लिमिट अलग थी। ठीक है, टेलिंग फैक्टर 2 से कम होना चाहिए क्योंकि बहुत से कंपाउंड्स की रेंज 2 से कम ही होती है। क्लियर हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर था रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है कि जब आपकी बहुत सारी पीक्स होती हैं, 1 होगी, 2 हो गई, 3 होगी, उनके दरमियान जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, उसको उसके दरमियान जो रेजोल्यूशन उस कैलकुलेशन की जाती है, इन दो पीक्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने को रेजोल्यूशन कहते हैं। ये भी डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट होता है, इसका भी क्राइटेरिया अलग है, और ये इसका भी एक्यूरेट लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है। आपके जब आपकी नंबर ऑफ पीक्स बहुत ज़्यादा हो, 1 किलोमीटर के स्टैंडर्ड से बहुत सारे आ रहे हो, तो फिर बहुत जगहों पर रेजोल्यूशन रिकमेंडेड होता है कि वो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो उसी रेंज में आना चाहिए जो अगर फार्माकोपिल आपको कह रही है। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है, वो आपको सिस्टम खुद बहुत कैलकुलेट करके देता है। आपका क्वेश्चन हुआ कि रेजोल्यूशन आउट क्यों होता है, इसकी रिपोर्ट बड़ी साइंस रीज़न है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे रीज़न बताऊंगा कि टेलिंग फैक्टर अगर आउट होता है तो क्या रीज़न है, रेजोल्यूशन आउट होता है तो क्या भी रीज़न है, आरएसडी आउट होती है तो क्या रीज़न है। चौथा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है थियोरेटिकल प्लेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो है जो आपके कॉलम जो होता है एचपीएलसी का, उसके अंदर एक पैकिंग लेयर्स होती है, प्लेट्स की लेयर होती है, और इसके लिए नॉर्मली कंडीशन ये है कि ये 1500 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली 2000 तक ये जाती है। ठीक है, तो इन प्लेट्स का कैलकुलेट करना, ये भी आपको सिस्टम कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी बेस पे आपका कॉलम रिजेक्ट हो रहा होता है और एक्सेप्ट हो रहा होता है। जो थ्योरेटिकल प्लेट्स अगर आपके कॉलम की मोस्ट अच्छी है, हाई लेवल पे आ रही, तो आपकी पीक शार्प होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये थ्योरेटिकल प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स होकर, इसकी डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके मेथड को भी डिक्लेयर कर देता है कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी ठीक है या नहीं। तो ये थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी सिस्टम सुटेबिलिटी का पैरामीटर का एक पार्ट है। चौथा फैक्टर ये वो 4 फैक्टर हैं जो आप सिस्टम सुटेबिलिटी की जब रिपोर्ट निकालते हैं तो उस रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। और थ्योरेटिकल प्लेट्स जो है आप अलग से कैलकुलेट करते हैं कॉलम की लॉग बुक के अंदर, और बहुत सी इंडस्ट्रीज में बेस्ट प्रैक्टिस यही है, इस थ्योरेटिकल प्लेट्स की बेस पे कॉलम को कब रिजेक्ट किया जाता है, कब एक्सेप्ट किया जाता है। अब मैं एक अच्छी प्रैक्टिस बता दूं कि ये वैसे तो इंडस्ट्री का इंटरनल होता है, कुछ लोगों ने 25% रखा होता है इनिशियल का, और कुछ लोग हाफ कर देते हैं इनिशियल का। फॉर एग्जांपल, आपने कोई नया कॉलम यूज़ किया है और इनिशियली जो उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स आती हैं, उसके जो सपोर्टिंग पेपर पे लिखी हुई अपनी जगह, ठीक है, वो एक थ्योरेटिकल है। लेकिन अगर आपने उस कॉलम को जब एक कंडीशनिंग करते हैं या फर्स्ट एनालिसिस करते हैं, उस वक्त जो उस कॉलम की जो थ्योरेटिकल प्लेट्स आती हैं वो उस पेपर के करीब करीब आती है, क्योंकि वो उसी के लिहाज से कैलकुलेट की होती है। तो वो जो इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है, वो आप कॉलम की जो इन्वेंट्री का पेपर होता है जिस पे आप कॉलम की एंट्री करते हैं, उसके अंदर आप नोट कर लेते हैं कि इस कॉलम की इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स फॉर एग्जांपल 1800 थी। ठीक है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री की इंटरनल प्रैक्टिस ये होती है कि उन्होंने इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाया होता है कि अगर ये इनिशियल के जब थ्योरेटिकल प्लेट्स हाफ हो जाएंगी तो हम अपने कॉलम को रिजेक्ट कर देंगे, आल्दो कि कॉलम कैसे ही काम कर रहा होता है, लेकिन सेफ साइड पर रखने के लिए। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है वो 25% कर देती है इनिशियल का, यानी इनिशियल का 25% हो जाएगी तो हम अपने कॉलम को हटा देंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये वो 4 पैरामीटर्स है जो आपके सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर की रिपोर्ट पे आना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पैरामीटर्स की बेस पे आप जज करते हैं कि आपकी एनालिसिस जो की आपने फेल की है या पास की है,
वो ठीक थी या नहीं, ये आपके सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स आपको बताते हैं। अगर सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स ठीक नहीं है तो आप सिस्टम को आगे लेके नहीं जाते। आगे जाने के लिए जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं वो पहला फैक्टर होता है, वो आरएसडी का फैक्टर होता है। आरएसडी अपने आपकी ठीक होती है तो आप सिस्टम को गो हेड देते हैं, आप आगे जाए। लेकिन ड्यूरिंग एनालिसिस पर आप टैली फैक्टर भी निकालते हैं, रेजोल्यूशन भी निकालते हैं, वो आपकी सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट पे आ रहा होता है। होपफुली आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स बेसिकली होता क्या है। जितने भी एचपीएलसी एनालिस्ट है, एचपीएलसी ऑपरेटर है, उनको इसमें लाजमी इस बारे में नो होनी चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर हम सिस्टम सूटेबिलिटी के पॉइंट्स के अंदर कंसिडर करते हैं और उनका रेंज के अंदर आना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस पर जज करते हैं कि आपकी एनालिसिस ठीक है क्या नहीं। अभी वीडियो को क्लोज करते हैं, जो लोग फिर आएंगे इंशाल्लाह किसी और टेक्निकल बात के साथ, टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ। अपने कमेंट्स पे लाजमी बताइएगा अगर आपकी ट्रबल शूटिंग जानना चाहते हैं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये आरएसडी, टेलिंग फैक्टर, रेजोल्यूशन फैक्टर या थ्योरेटिकल प्लेट्स आउट होने या कम होने के पीछे क्या कॉजेज होते हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जाने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।